ठीक है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अब साल 2025 से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस बात का ऐलान भारत सरकार ने 11 जुलाई को किया है। घोषणा भले ही 12 को हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन 11 जुलाई को, और 11 जुलाई से ठीक एक दिन पहले 10 जुलाई को देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, और आज 13 जुलाई को उनका नतीजा आ रहा है। अभी गिनती चल रही है और नतीजा अधिकांश जगह मतलब रुझानों में स्थिति साफ हो रही है और कुछ जगह नतीजों की औपचारिक घोषणा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव में लगभग निर्णायक जीत की ओर है, और इन 4 सीटों में से 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिन्होंने पार्टी छोड़ के टीएमसी का दामन थामा। और इसी तरह से कांग्रेस का एक विधायक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। इसके अलावा पंजाब की जालंधर पश्चिमी की सीट जो खाली हुई थी आम आदमी पार्टी के विधायक के भाजपा में शामिल होने की वजह से, तो वो सीट का भी नतीजा आ गया है। इन तमाम सीटों जो 13 सीटों के उपचुनाव हुए, उनमें से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन या तो आगे है या कुछ सीटें उसमें से जीत चुकी है। अभी तक के जो रुझान हैं, हिमाचल प्रदेश की एक सीट, जो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, वहाँ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर बढ़ रही है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एस सुक्खी, उनकी पत्नी कमलेश सुक्खी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन हम बात देश के परिप्रेक्ष्य में न करते हुए उत्तराखंड के संदर्भ में करेंगे। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, और ख़ास तौर पे जो सीट बद्रीनाथ की उपचुनाव की है वो काफ़ी हॉट सीट थी, इसलिए कि वो सीट कांग्रेस के पास थी। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, राजेंद्र भंडारी वहाँ से चुनाव जीत के आए थे। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुए, और उसके बाद वो सीट खाली हुई। मैंगलोर की सीट जो हरिद्वार जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, बीएसपी के जो विधायक वहाँ से थे, निधन के बाद, उनकी मौत के बाद वो सीट खाली हुई, और अब इन दोनों सीटों के नतीजे आ चुके हैं। भले ही दोनों सीटें बीजेपी के पास नहीं थी, एक सीट बीएसपी के पास थी मैंगलोर की, और दूसरी सीट कांग्रेस के पास थी। दोनों सीटें अब कांग्रेस ने जीत ली है, लेकिन इन सीटों का बीजेपी के सीट में कोई प्लस माइनस हुए बगैर उसके राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इस लोकसभा चुनाव के ठीक 1.25 महीने से कम समय के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत उनकी लोकप्रियता की स्थिति को बताते, और जो नतीजे अभी आए हैं दोनों जगह बीजेपी की हार किस तरह से सरकार के कामकाज पर, संगठन पर करती है। कांग्रेस के जो संगठनात्मक हार लोकसभा चुनाव में वो 5 सीटें हारी थी, तो इन दोनों सीटों के जीतने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर कांग्रेस चूँकि आज जश्न के माहौल में है। भले ही इन दोनों सीटों का चंपावत से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये सीट चंपावत की विधानसभा सीट मुख्यमंत्री की निर्वाचन क्षेत्र की सीट है, और इससे पहले हम 2022 से 2024 तक का जो उपचुनावों का इतिहास है उसको जानना भी जरूरी है। इस बार जो 10 जुलाई को 2 उपचुनाव हुए उत्तराखंड में, ये चौथा उपचुनाव था। इससे पहले चंपावत में 2022 में 31 मई को चुनाव हुआ था। 2023 में बागेश्वर के विधायक और परिवहन मंत्री चंदन रामदास की मौत के बाद वहाँ उपचुनाव हुआ था। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। चंपावत सीट रिकॉर्ड मतों से जीती थी 55,000 के अंतर से, बागेश्वर जी की सीट 3,000 वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी है, और उसके राजनीतिक नेता से क्या है, कांग्रेस इन चीज़ों में कैसे जीती। चंपावत के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कटहर से बात करते हैं। कटहर साहब, आपको जीत की बहुत बधाई। तो ये जीत किस तरह से आप इसको देखते हैं? 7 राज्यों में जो चुनाव थे 13 सीटों पर, उन्होंने आज पब्लिक ने अपना मैंडेट दिया है, और जिस तरह से ये चुनाव एक तरह से लोकतंत्र में थोपे गए चुनाव में कहूँगा थे, क्योंकि अधिकतर लोग जो इनमें आज कैंडिडेट हैं वो अधिकतर लोग जो है कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ करके आज वो सीटें जो है उन चुनाव की स्थितियाँ आज लाए। लेकिन जनता ने आज अपना एक बहुत बढ़िया, बहुत ही
अच्छा, बहुत सुनहरा, बहुत ही सोच समझ कर जो निर्णय दिया है। सर्वप्रथम मैं पूरी इन 13 के 13 विधानसभा क्षेत्रों के देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने दिया है। जिस तरह से आपने कहा कि इस उत्तराखंड में दोनों की दोनों सीटें आज कांग्रेस ने जीती हैं। ये जिस तरह से भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास किया है, वो आज जनता ने नकारी है और लोकतंत्र को उन्होंने बचाया है। और जिस तरह से मैं बद्रीनाथ सीट की बात करूंगा, पहले सर्वप्रथम बद्रीनाथ सीट में जिन्होंने पब्लिक को अपनी बिल्कुल ये मान के चले थे कि जहां हम खड़े हैं वहीं पब्लिक खड़ी है। आज पब्लिक ने अपना जनादेश दिया है कि आप जहां खड़े हैं वहां नहीं है, जबकि जहां पब्लिक जो है खड़ी है वहां उनका पक्ष, निर्णायक पक्ष वो है। पब्लिक का सर्वप्रथम रूप जो है निर्णायक माना गया है। आज जिस तरह से उन्होंने इस लोकतंत्र में, जिस तरह से लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा उन्होंने ज्वाइन करी थी और आज इस इन सीटों पर जो है चुनाव की स्थिति ला दी थी। आज जनता ने ये दिखा दिया है कि ऐसे जो भगोड़े, जो ऐसे लोकतंत्र को कलंकित करने वाले लोग हैं, आज वो स्थिति में रहेंगे और आने वाले भविष्य में भी जो है जो कई लोग जो छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे होंगे तो उनको भी जो आज बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। और इसी तरह जिस तरह से मंगलौर सीट में आज जनता ने जनादेश दिया है, बहुत ही कम मार्जिन से चाहे हमारा कैंडिडेट जीता है, लेकिन वहाँ भी लोकतंत्र को बचाने का काम उस क्षेत्र की जनता ने किया है। जिस तरह से आज इस देवतुल्य भूमि में, उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से आज उत्तराखंड अलग हुआ, इसमें मान के चलिए कि राष्ट्रीय पार्टी के पास उस विधानसभा का में एक कोई व्यक्ति नहीं है जो आज जो है विधानसभा का नेतृत्व कर सके। उसके लिए केवल आयातित कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा गया है, उसको भी इस देवतुल्य जनता ने नकारा है। सर्वप्रथम अभी तो ये शुरुआत है, रिजल्ट तो असली 2027 में है। आज जनता जो है मन बना चुकी है कि किस तरह से इस बहरूपिया सरकार को, जो मैसावास वाली राजनीति कर रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस मैसावास जो कह के तीसरी कर रहे हैं, उसको 2027 में बताने के लिए तैयार बैठी हुई है। और 2027 में निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होगी। इन चुनावों के जो नतीजे हैं वो दल बदल और दल बदलुओं को क्या संदेश देते हैं? क्या दल बदल पर कोई नियंत्रण होगा और जनता के प्रति जवाबदेही राजनीतिक दलों की, प्रत्याशियों की कुछ बढ़ेगी? जिस तरह से इस उत्तराखंड में मैंने बताया आपको, विशेष तौर पर बद्रीनाथ सीट पर ये विशेष तौर पर फोकस करूंगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ने ही उसको कैंडिडेट बनाया, लेकिन आज जनता ने अच्छी खासी से उन्हें सबक सिखाई है कि इस लोकतंत्र में जो है नेता कुछ नहीं है, पब्लिक सर्वोपरि है। वैसे भी बद्रीनाथ सीट है, देवभूमि है, उन्होंने जो निर्णय दिया है वो पूरे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बनेगी। और इसमें आगे जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं के उसमें अंकुश लगेगा और वो नेता जो है मुंह के बल गिरेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के चंपावत जिले के वरिष्ठ नेता और जिला महामंत्री मुकेश कलघुरिया जी जुड़ गए हैं। तो कलघुरिया जी, 10 जुलाई को जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, ठीक लोकसभा जो 4 जून को नतीजे आए, यानी कि जो 1 जून से 10 जुलाई के बीच मुश्किल से 40 दिन का अंतर था। 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड में बीजेपी ने जीती, लेकिन जो 10 जुलाई को विधानसभा के उपचुनाव हुए उसके जो नतीजे आए कि दोनों सीटें मैंगलोर और बद्रीनाथ बीजेपी गेन नहीं कर पाई। यद्यपि कोई भी सीट नहीं थी, मैंगलोर की सीट बीएसपी के पास थी, बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस को 1 सीट का लाभ हुआ है, बीएसपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस दोनों सीटें जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई इसमें गेन नहीं किया है, तो इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों जगह चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी। तो नतीजे, क्या अपेक्षा जो आप लोगों की थी जीत की, वो क्यों पूरी नहीं हुई? क्या कमी रह गई? जब जनता का जनादेश जो है हम स्वीकार करते हैं, मैंगलोर सीट में लगातार जो कांग्रेस का एक किला था वो बरकरार माना जाता है और पिछले चुनाव में जो है वहाँ बसपा जीती थी और भाजपा जो है वहाँ हमेशा ही बहुत अंतर में दूर रहती थी। लेकिन इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का चुनाव था उस चुनाव को हम जीते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां का वोट बैंक हमारा विधानसभा के चुनाव के, पिछले चुनाव के रिकॉर्ड में हम बहुत आगे हैं। हम जीत से करीब बहुत कम सेंटीमीटर में आपको कहूंगा कि हम पीछे रहे हैं, लेकिन हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है
अति उत्साहित हम लोग हैं कि हमारा मैंगलोर सीट में जो है वोट बैंक बढ़ा हुआ है, लेकिन जीत पे हम थोड़ा सा नाखुश हैं और जीत हमारे पक्ष में होनी थी, नहीं हो पाई है। लेकिन हमारा वोट बैंक जो है मैंगलोर में आने वाले कल के लिए भारतीय जनता पार्टी, वहां की जनता ने हमें बताया है कि हम भाजपा के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं और धामी जी के साथ हैं। लेकिन बद्रीनाथ के चुनाव में पिछली बार की तरह 2022 के फरवरी में चुनाव हुए थे, ठीक उपचुनाव में भी नतीजे प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे राजेंद्र भंडारी, लेकिन नतीजा राजेंद्र भंडारी पिछली बार जीते, इस बार बीजेपी से हारे। तो इसके क्या बीजेपी की राजनीति दल बदल को लेके जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने का जो सिलसिला चल रहा है, उस पर इसका क्या असर होगा? इस बार का जो वहां का चुनाव है, कुछ बद्रीनाथ में हमारे पूर्व में भी हमारे विधायक नहीं थे, राजेंद्र भंडारी जी पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे। अभी मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन भाजपा का जो वोट बैंक है वो कहीं पीछे नहीं है। हम पिछले आंकड़े से आगे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारा वोट बैंक नहीं गया है। वहां वर्तमान में हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वोट बैंक हमारा अधिक है और जनता ने हमें जनादेश हमारे पक्ष में नहीं किया है, लेकिन वोट बैंक से हमें बहुत आगे पहुंचाया है। मैं चुनाव में जीत का एक माना, जीत एक वोट से भी जीत मानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा हुआ है, लेकिन घटा है। लोकसभा चुनाव में हम लोग वहां जीते थे, वर्तमान विधानसभा चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पार्टी से हटके भी व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है विधानसभा का। जो ये कुछ क्षेत्रों में हम लूट करे हैं, उसको हम हमारी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है उस पर विचार करेगी, लेकिन जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। चुनाव केवल उत्तराखंड में नहीं था, 7 अन्य राज्यों में भी था, 13 विधानसभा सीटों के लिए था। पश्चिम बंगाल हो या पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश हो, जिस पार्टी की वहाँ पार्टी की सरकार थी, उस पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जीते हैं। हिमाचल में एक सीट बीजेपी को जरूर मिली है, लेकिन पंजाब में आम आदमी ने एक सीट का उपचुनाव हुआ जीती। टीएमसी लगभग 4 सीटों पर जीतने की ओर है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीट में से बीजेपी अभी तक 1 सीट ही जीत पा रही है। तो उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ? इससे पहले के जो 2 उपचुनाव हुए थे, चंपावत का और बागेश्वर का, दोनों सीट बीजेपी ने जीती थी, यद्यपि वो दोनों सीटें बीजेपी की ही थी। लेकिन इस बार गढ़वाल में जो 2 सीटों के उपचुनाव हुए, तो सत्ता के प्रति नाराजगी, पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रति कोई एक संकेत है कि जनता की जो अपेक्षा है सरकार उसके अनुकूल काम नहीं कर पा रही? मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता का जो है धामी सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। जनता का जो वोट बैंक है, आप वोट बैंक देखिएगा, पिछले आंकड़े भी आप उठाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार जीत राजनीति का एक पहलू है। हम जो है चुनाव, हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जीत को मानने नहीं रखती है, संगठन जो है वोट बैंक को माने रखता है। हमारा वोट बैंक मैंगलोर में भी बड़ा है और बद्रीनाथ भी बड़ा है। ज्यादा आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहां तो ममता बनर्जी का एक गुंडा राज है। हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ी मारपीट की जाती है, बड़ी अभद्रता की जाती है। वहां पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज ऐसा है कि जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये उपचुनाव है, लेकिन सामान्य चुनाव में हम जो है दिल्ली को भी जीतेंगे, पंजाब को भी जीतेंगे और हिमाचल में भी आंकड़े आ रहे हैं। अभी हिमाचल की जल्दी आप ना करिए, हिमाचल में हम पीछे नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हिमाचल की जनता हमारे साथ है और मत प्रतिशत में हम पहले से अधिक अभी भी आंकड़े में आ रहा है। अभी जीत हार का मैं क्लियर नहीं करता हूँ। कांग्रेस के मित्रों को उत्साहित है बहुत ज्यादा, उनसे कहता हूँ कि उत्साहित मत हो, उपचुनाव है, ये किसी के पक्ष में जा सकता है। लोकसभा चुनाव के करीब 1.25 महीने बाद हुए विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, उत्तराखंड में उनके नतीजों ने कांग्रेस का हौसला बढ़ाया है, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह किया है। दोनों सीटें कांग्रेस ने भले ही संघर्ष में जीती है, लेकिन उसको जीत की खुशबू मिली है। कांग्रेस इस जीत को किस तरह से नगर निकाय के चुनाव और उसके बाद होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कन्वर्ट करती है, कितना उसका उत्साह बढ़ता है, संगठन की कमजोरी को दूर करने में इस जीत का क्या महत्व होगा, इसको तो देखना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हार कई सवाल पैदा करती है। क्या सरकार के प्रति ये नाराजगी का संकेत है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन नतीजा उनके अनुकूल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन सत्ता में होने के बावजूद ये हार क्या लोगों की नाराजगी को दर्शाता है, क्या संदेश देता है, क्या संकेत देता है बीजेपी की दोनों सीटों में हार के
क्या संकेत हैं, क्या संदेश हैं, इसको लेकर पार्टी को जरूर मंथन करना होगा।